हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन के। रिसेंटली एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है 20% का। मतलब कि अगर कल 100 रुपये का शेयर था, आज 80 रुपये का रह चुका है, तो काफ़ी बड़ा 1/5 फॉल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या फंड साइफनिंग हुई है, पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और पूरी जो स्टोरी है जो चारों तरफ हो रही है, तो वो आज हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जो स्टोरी होती है, जो डिटेल स्टोरीज होती है, वो हम कमेंट करने की कोशिश करते हैं। और बीट द स्ट्रीट को अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर ले, क्योंकि हम वहाँ पर थोड़ी सी जल्दी से चीज़ें अपडेट कर देते हैं। तो अगर हम हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन की पहले बात करते हैं, तो वहाँ पर 20% का फॉल देखने को मिल जाता है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी ने अपना जो सबसे जो हाई मार्जिन वाला और एक कैश जनरेटिंग यूनिट्स था, जो कैश जनरेटिंग बिजनेस था, उसको अगस्त 2021 में सेल कर देती है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी को, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। 8,000 करोड़ में वो सेल यहाँ पे किया जाता है। और उनका जो बिजनेस, जो मेन बिजनेस था, वो होता है कि आईटी सर्विसेज, जो कि हेल्थ केयर बिजनेस, पूरे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उनमें यहाँ पर हेल्थ केयर बिजनेस को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। और इस तरीके के बिजनेस में क्या होता है कि वो काफ़ी कैश जनरेटिंग बिजनेस होता है। और अगर हम देखते हैं तो ये इनकी प्रेस रिलीज थी जब इन्होंने अपना बेचा था बिजनेस, और ये 9 अगस्त 2021 का आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बिजनेस बेचा था। यहाँ पर आप साफ साफ अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सेल ट्रांजेक्शन अंडरलाइंस द की शिफ्ट, कि इनका जो फोकस है वो अभी जो आईटी सर्विसेज से यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज की ओर जा रहा था। इन्होंने दूसरी चीज़ ये बताई कि इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की जो इंटरप्राइज वैल्यू निकल गई वो $1,200 मिलियन की निकाली गई एट द क्लोजिंग एडजस्टमेंट। इसके अलावा कंपनी अपना जो शिफ्ट है वो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल जो सर्विसेज है उसकी तरफ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बिजनेस बेचा। जबकि अगर हम देखें 8,000 करोड़ रुपए इसके अराउंड यहाँ पे कंपनी को मिल जाते हैं। और हेल्थ केयर का जो सबसे इनका मेन बिजनेस था, जिससे सबसे ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आ रहा था, वो यहाँ पर बेचता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम रेशनल की बात की जाए, क्योंकि वो कंपनी ने उसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने बताया कि हम डिजिटल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि इस ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट था, और यहाँ पर बिना बेचे भी हम दूसरा काम, डिजिटल सर्विसेज वाला काम कर सकते थे। इसको बेचने के पीछे का कोई लॉजिक ऐसे मुझे तो समझ में नहीं आया। और आई थिंक उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की है, जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उन्होंने इसे समझाने की कोशिश भी नहीं की गई है। हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन, जो एक हिंदुजा ग्रुप का हमेशा से नाम रहता है कि भाई जो होते हैं ना कि हमारे कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, वो यहाँ पर हमेशा उनका रहा है कि इस ग्रुप का हमेशा से नाम रहा है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, और जो प्रमोटर ग्रुप की जो खिचड़ी है वो हमेशा से इस ग्रुप में चलती रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक उससे रिलेटेड चीज़ हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ है वो आपको समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आईटी बिजनेस था वो काफ़ी कैश रिच और एसेट लाइट बिजनेस था, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं था, आपको बस उसका जो लाइसेंसिंग बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा हो सकता था। और इसके कारण आपको अगर पता हो तो आईटी कंपनीज नोन फॉर देयर डिविडेंड्स और बाईबैक्स। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे ही तरीके की बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, तो टीसीएस का जो है प्राइस टू सेल्स रेशो वो 6 का है, टाटा एलेक्सी का प्राइस टू सेल्स रेशो 16 का है। जबकि इन्होंने जो बिजनेस बेचा है उसका जो प्राइस टू सेल्स रेशो मात्र 3 रुपए का था। तो वैल्यूएशन भी एक कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रही, और वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा गैप था। हम जैसे, चलो हम टीसीएस से कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम टाटा एलेक्सी से भी नहीं करते, तो 3 का 4 तो ही सकता था ना यार। देर इज अ हाफ ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द टीसीएस, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट इन्होंने फिर क्या किया, जैसे 8,000 करोड़ मिले, तो 8,000 करोड़ रुपए का क्या किया है वो भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एक अच्छा फंड है, उन्होंने यहाँ पर इनको 8,000 करोड़, जो इन्होंने था कि उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो इन्होंने क्या किया, 300 करोड़ रुपए एज ए डिविडेंड यूज कर लिया। 300 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में यूज किए, 3500 करोड़ रुपए लोन और इन्वेस्टमेंट कर दिया, 500 करोड़ का इन्होंने लोन टू प्रमोटर दे दिया, और 100 करोड़ का लोन टू ग्रुप कंपनीज दे दिया। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर किया, 8,000 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने निकाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $1,200 मिलियन का जो इन्होंने इंटरप्राइज वैल्यू निकाला था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं केवल मात्र जो लोगों के पास जो आना चाहिए था वो मात्र ₹150 पर शेयर इन्होंने इंटरिम डिविडेंड निकाला। जबकि जो सारा पैसा था, क्योंकि एज ए बिजनेस में पूरा होल्ड करते थे, जबकि सारा पैसा जो भी कैश आया है वो जाना चाहिए था हमारे शेयर होल्डर्स के पास, बट शेयर होल्डर के पास नहीं गया। यहाँ पे 500 करोड़ इन्होंने प्रमोटर्स को दे दिया। डिविडेंड में केवल 300 करोड़ यूज किया गया, 8,000 करोड़ में से केवल 300 करोड़ डिविडेंड के रूप में यूज किया गया। अदरवाइज कंपनी ने यहाँ पर
फिर कंपनी ने यहाँ पे बोनस इशू भी किया है। इसके अलावा कंपनी ने लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट कर दिया, कंपनी ने 100 करोड़ ग्रुप कंपनीज को दे दिया। तो कुल मिला के जो यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, चीज़ है, वो है कंपनी की इंटेग्रिटी, प्रमोटर की इंटेग्रिटी, और हिंदुजास के साथ इंटीग्रिटी का काफ़ी इशू रहा है। अगर आपने इंडसइंड बैंक को भी देखा है, वो भी हिंदुजा ग्रुप से ही रिलेटेड है, और वहाँ पे भी प्रमोटर फैमिली हिंदुजा ग्रुप ही है। तो कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक में भी इसी तरीके की चीज़ हुई, और वहाँ पे भी एक अच्छा खासा फॉल आउट आपको देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं इस चार्ट में। अगर हम बात करते हैं फिर ओवरऑल लेवल पे, तो काफ़ी कंपनी के पास हैवी डेट है, फैमिली फियास्को और प्लेजिंग और साइफनिंग ऑफ फंड का काफ़ी नाम कंपनी का प्रचलित है। तो कहीं ना कहीं ये देखकर एज ऑफ नाउ यहाँ पर हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में आपको अगर 20% गिरने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर कट नो रहेगा। क्योंकि देखो, आप बिजनेसेस, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेसेस बिजनेसेस में केवल फॉल देखना जरूरी नहीं है, आपको ये देखना होगा कि वो सस्टेनेबल है या नहीं है। और जब भी इंडसइंड बैंक की भी बात करें, तो काफ़ी बड़ा फॉल और काफ़ी टाइम तक फॉल आपको देखने को मिला, लंबा खासा फॉल। और आई डोंट थिंक कि इस तरीके के जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पर हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं, इस तरीके के बिजनेस में कभी नहीं घुसना चाहिए जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इतने इतने नए IPOs आ रहे हैं। वाई टू गो विद द कंपनी जो एक ही दिन में 20% फॉल हो चुकी है, और उसके पीछे के आधे जो रीजन है वो अनएक्सप्लेन्ड है, वैल्यूएशन अनएक्सप्लेन्ड है। आप कह सकते हैं कि क्या रीजन था उसको बेचने का, उसका रीजन अनएक्सप्लेन्ड है, और काफ़ी अदर थिंग्स है जो यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड है। उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन है वो भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से इनके साथ रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक साफ साफ ये फंड साइफनिंग का केस जो आपको नजर आता है। क्योंकि देखो, प्रमोटर को 500 करोड़ का लोन देना इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आपको था कि बिजनेस में लगाना है, तो आप बिजनेस में लगा सकते हैं, बट आपने प्रमोटर को लोन दिया, ग्रुप कंपनीज को लोन दिया, तो देर इज ए क्लियर कट साइन ऑफ दिस साइफनिंग ऑफ फंड्स विच कैन बी पॉसिबल। और अगर मैं आपको बता दूं कि प्रभात डेयरी, जो कि डेयरी बिजनेस में थी, उन्होंने भी अपना डेयरी बिजनेस खोल दिया एंड एग्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग शेयर होल्डर्स। और लेटर क्या हुआ कि प्रमोटर उसको चाहते हैं कि डीलिस्ट कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्लियर कट देयर आर लॉट ऑफ केसेस रिलेटेड टू साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो ये कहीं ना कहीं एक केस इस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ये कंपनी है, इससे आपको बचकर रहना है। और आई थिंक अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके लिए ये काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई होगी कि कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पे फंड का डाइवर्जन किया है। तो ये हमारी रहेगी, हमारी आपके लिए राय रहेगी कि इसमें अभी एंट्री कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपकी एंट्री है, तो आप इसको सही समय पर आपको इसमें एग्जिट लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में इस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, वहाँ पर कभी भी अच्छा वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे पास देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। और आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर एक्सप्लेन की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, या चाहे आपको सीमेंट इंडस्ट्री या दूसरी कई इंडस्ट्रीज में हमने वीडियोस लॉन्च की है, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड में हम समझाते हैं कि किस तरह से किस कंपनी को किस तरह से एनालाइज करना है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, क्लियर कट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने बिना ना जाएं, और साथ ही से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का पता चल सके। थैंक यू।